आप सभी का मिशन मसूरी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो जीएस को कंप्लीट करके चल रहे थे प्री और प्री कम मेंस है ना। तो अब हम इसी में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था वो है पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को हम पूरा करने की श्रेणी में आगे बढ़ रहे थे। ध्यान रखना, GS2 का ये पॉलिटी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्री में आपके 18 से 18 to 20 क्वेश्चन इसी से आते हैं प्री में। इतना ही नहीं, आप किसी भी प्रकार के PCS एग्जाम दो, चाहे आप UPSC के एग्जाम दो, आपको हमेशा 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और मेंस में भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मेंस में आपके GS2 में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, तो लगभग 125 मार्क्स का होता है। तो इस आधार पर पॉलिटी वाला पार्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसको पढ़ना। तो जो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी का मुख्य आधार क्या है? डेमोक्रेसी। हम क्या पढ़ते हैं? लोकतंत्र पढ़ते हैं। और लोकतंत्र में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक है लोक और एक है तंत्र। लोक यानी कि जनता, और तंत्र यानी सिस्टम। और जनता का मतलब जनता के अधिकार, जनता की स्वतंत्रता, जनता के लिए न्याय, जनता की शक्ति सर्वोच्चता। ठीक है ना, ये जनता के लिए। तो हमारे जो संविधान है, उस संविधान का आधार लोकतंत्र है। वो संविधान किस लिए बनाया हमने? लोकतंत्र के लिए। तो संविधान बनाया हमने लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र में दो चीज़ें होती है, एक जनता यानी लोक, इसमें अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, इसमें जनता की आम सहमति। ठीक है ना, ये लोकतंत्र में जनता खुद शासन संचालन करेगी। शासन संचालन में जनता की भागीदारी। ठीक है ना, तो इसलिए लोक है वो लोक। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में कहाँ मिलेगा आपको। तो भारतीय संविधान के अगर आपने भाग 3 देखा है, भाग 4 देखा है, भाग 3 जिसमें मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? जनता के अधिकार है, स्वतंत्रता है, न्याय है, शक्ति है, सर्वोच्चता है। और भाग 4 में आपको पता है सामाजिक न्याय एवं मूल अधिकार दोनों है, एवं अधिकार ये। और भाग 4 ए में है कर्तव्य। तो ये 3 चीज़ जो है हमारे संविधान में, 3 चीज़ दी गई है। ये सारी चीज़ें जनता के लिए दी गई है, इन्हें हम लोक बोलते हैं। संविधान का इस पार्ट को ही हम लोक पार्ट बोलेंगे। लेकिन इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और उसी सिस्टम के अंतर्गत तंत्र आता है, और इन तंत्र को बोलेंगे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक सिस्टम। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं आएंगी। कैसी आएंगी? लोकतांत्रिक संस्थाएं आएंगी। और लोकतांत्रिक संस्थाएं में एक होती है संसद, जिसे हम बोलते हैं विधायिका। एक होती है कार्यपालिका, जिसे बोलते हैं मंत्रिपरिषद। एक होती है न्यायपालिका। इनका अपना अपना कार्य है, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि आप व्यक्ति के अधिकार, उनके हितों की सुरक्षा करें, उनका कल्याण करें, इसीलिए। और जनता के द्वारा लिए गए जनता डिसीजन ले, जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, जनता के कार्यों को व्यवहारिक रूप करने के लिए इनको बनाया गया है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने जनता की यानी कि लोकतंत्र के मूल्य पढ़े थे, जिन्हें हम लोक बोलते हैं। लोकतांत्रिक वैल्यूज पढ़ी थी, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सभी कहलाते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है। और डेमोक्रेटिक संस्थाएं, संसद, कार्यपालिका, विधायिका, हम कह सकते हैं इसमें चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की जरूरत है। इसमें UPSC, इसमें कैग। ठीक है ना, इसमें हम जितने भी संस्थाएं हैं ये सब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो अब जब हमने लोकतंत्र अपनाया, जब हम डेमोक्रेसी अपना रहे थे, तो लोकतंत्र में चूंकि आपको पता है कि एक लोकतंत्र होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि जनता स्वयं
शासन संचालन में भागीदारी ले, जनता स्वयं शासन संचालन में भागीदार हो सके। भागीदार का मतलब है खुद ही कानून बनाना, कानूनों का क्रियान्वयन करना या न्याय करना, ये तीनों काम जनता खुद कर सके तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसा कि आपको स्विस की कुछ स्विस आज के टाइम पर अगर देखें तो आज के टाइम में स्विस की कुछ जगह है जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ जनता सभी लोग आकर के बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपनी बातें रखते हैं, कोई डिस्प्यूट है तो उसका समाधान करते हैं और कैसे निर्णय लेना है, क्या क्या उनके लिए योजनाएं बनानी है, नीतियाँ बनानी है, वो सब मिल करके आके बैठ करके अपना डिसीजन लेते हैं, यानी अपने लिए नीति बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी है अपने ऊपर अपना शासन, इट इज नॉन एज डेमोक्रेसी, ठीक है ना। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी इस तरीके से है। लेकिन इसी तरीके का अगर डेमोक्रेसी हम देखें तो यूनान में, प्राचीन काल में यूनान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। वह जनता खुद आती थी, सभी लोग बैठते थे, डिस्कशन होता था और जिन पर सहमति बनती उनके आधार पर वो निर्णय देते थे। अगर भारत में देखें तो प्राचीन काल में आपने सुना होगा सभा और समिति, यहाँ भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उतना पुराना है जितना मानवीय सभ्यता। डेमोक्रेसी का विचार बहुत पुराना है, यह ध्यान रखना, जितना मानवीय सभ्यता है उतना ही पुराना है। लेकिन क्योंकि आपको ये बात पता है कि उस समय जनसंख्या बहुत सीमित थी तो लोग आकर के एक पास बैठ जाते थे और आकर के आपस में डिसीजन लेते थे। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या हो गई बहुत ज़्यादा। अब 130 करोड़ जनसंख्या को बताओ बैठने के लिए जगह कहाँ है, और 130 करोड़ जनसंख्या ये बताओ कितनी योग्यता है डिसीजन देने की। क्या हर व्यक्ति में योग्यता है निर्णय देने की? क्या जगह है जहाँ पर निर्णय लिया जा सके? तो इसीलिए अब शासन का रूप बदल गया। है तो लोकतंत्र ही, लेकिन उसको रूप बदल गया। अब शासन का रूप आ गया अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। यानी कि इसका मतलब यह है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि यानी कि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम, जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि भेजेगी। प्रतिनिधि के माध्यम से, यानी कि देखो जैसे मान लो पहले क्या होता था कि मान लो ये है, इसमें 1000 लोग रहते थे। 1000 लोगों में से 500 लोगों की अपनी एक जैसी राय रहती थी और 500 लोगों की अपनी एक जैसी राय रहती थी। तो 500 लोगों को आना पड़ता था उस राय को व्यक्त करने के लिए। बाद में क्या हुआ कि 500 की जगह यार जो बात हम बोलेंगे तू अकेले जाके बोल देना हमारी। तो ये इनका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो उसी तरीके से आज भी हमको पता है कि एमएलए है वो लगभग 10 से 12 लाख की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है। यानी कि 10-12 लाख की जनता है, वो बोलते जा तू हमारी ओर से हमारी बात रखना, हमारे लिए निर्णय लेना, हमारी तरफ से शासन करना, हमारे लिए शासन करना। इसी प्रकार अगर हम सांसद की बात करते हैं तो ये भी आपको पता है 20 लाख की जनसंख्या का। तो ये हुआ कुछ नहीं, इसमें क्या है कि जो 20 लाख के लोग हैं वो अपना एक आदमी भेजते हैं कि हमारी ओर से आप हमारी बात रखना। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अब प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में आपने प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करी, अब इसमें यह था यदि प्रतिनिधि लोकतंत्र की हम बात करें तो इसमें भी यह था कि शासन का कौन सा स्वरूप अपनाएं। हम शासन का, प्रतिनिधित्व का कौन सा स्वरूप अपनाएं? क्या हम संसदीय स्वरूप अपनाएं या हम अध्यक्षीय स्वरूप अपनाएं? ये था कि शासन का हम कौन सा स्वरूप अपनाएं, हम संसदीय स्वरूप अपनाएं या अध्यक्षीय स्वरूप अपनाएं। ये हमारे एक बड़ी दिक्कत थी। अब देखो इन दोनों में अपना अपना एक विशेष इनका अंतर देखो दोनों, ये आपको दिख रहा हो। देखो दोनों क्या है कि दोनों व्यवस्थाएं हैं, ये शासन संचालन की व्यवस्था है। इन्हें बोलते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जनता के लिए जो निर्णय लेगी वो गवर्नमेंट किस टाइप की होगी। तो एक है पार्लियामेंट्री, संसदीय। और संसदीय शासन की सबसे खास विशेषता ये होती है कि इसमें सबसे खास विशेषता ये होती है कि इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका का समन्वय होता है।
क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका का क्या होता है, समन्वय होता है। ठीक है ना। इसकी सबसे खास विशेषता यही है कि विधायिका और कार्यपालिका का इसमें क्या होता है, समन्वय होता है। ठीक है ना। अब देखो समन्वय होता है, इसके क्या फायदे, समन्वय होने के फायदे ये हैं कि आपको पता है विधायिका होती है मंत्रिपरिषद, और ये नीतियों को क्या करती है, क्रियान्वयन करती है। और विधायिका होती है आपको पता है विधि नीति निर्माता या विधि निर्माता। तो इसके पास है फंड का कंट्रोल इसके पास है। तो जब मंत्रिपरिषद को अगर नीतियाँ बनानी है, उन्हें क्रियान्वयन करना है, तो जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी वो विधायिका से मिलेंगी उसको। और अगर इन दोनों में समन्वय नहीं रहा, तो संघर्ष रहा, तो संघर्ष की स्थिति में मंत्रिपरिषद अपना काम पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको विधायिका से जब फंडिंग नहीं मिलेगी, विधायिका से उसको सहयोग नहीं मिलेगा, तो मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका किसी भी स्थिति में सही काम नहीं कर पाएगी। इसलिए इन दोनों में समन्वय बहुत ही जरूरी है। इसलिए संसदीय प्रणाली में इन दोनों में समन्वय होता है। और कैसे समन्वय होता है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य या कार्यपालिका के जो सदस्य है, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं। जैसा कि हमारे संविधान में प्रोविजन है कि अगर कोई विधायिका, कोई कार्य मंत्री अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 मंथ में, ध्यान रखना 6 मंथ में, विदिन 6 मंथ उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ध्यान रखना। तो मंत्रिपरिषद की यही सबसे एग्जाम्पल है कि इसीलिए कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद में समन्वय। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य हैं, सॉरी विधायिका के सदस्य हैं। और यदि वो विधायिका के सदस्य नहीं, तो उनको सदस्य बनना पड़ेगा विदिन 6 मंथ में। और ध्यान रखना, अगर कोई ए नाम का मंत्री है, ये मंत्री तो बन गया लेकिन किसी भी दल का सदन नहीं है, सदस्य नहीं है, तो इसको 6 मंथ में इसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। मान ले इसने 6 मंथ में सदस्यता नहीं ली, तो इसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसको दोबारा उस लोकसभा के दौरान, दोबारा जब तक वो लोकसभा बनी रहेगी या विधानसभा बनी रहेगी, उन 5 सालों में दोबारा इसको मंत्री बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, एक बार ही अवसर मिलता है, दोबारा नहीं। ऐसा नहीं कि 6-6 महीने के बाद बनता रहे, बार बार बनता रहे, ऐसा नहीं होगा। उसको सिर्फ एक बार मंत्री बनने का मौका दिया जाए। तो संसदीय शासन व्यवस्था अगर आपसे पूछे, तो संसदीय शासन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका का समन्वय। जबकि इन दोनों में अंतर बाद में देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता दूं। जबकि अगर मैं बात करूं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, अध्यक्ष शासन प्रणाली, तो अध्यक्ष शासन प्रणाली अगर मैं बात करूं तो इसमें ध्यान रखना, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इस समन्वय का फायदा तो देख लिया हमने कि फायदा क्या होगा कि विवाद नहीं होगा, लेकिन इस समन्वय का नुकसान जरूर होता है। नुकसान ये होता है कि संसद की अपनी शक्ति होती है और कार्यपालिका की अपनी शक्ति होती है, लेकिन कार्यपालिका के सदस्य यही संसद का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि ये संसद में होते हैं, इसलिए इन्हीं सदस्यों का प्रभाव संसद में रहता है। इसलिए ध्यान रखना, जब शक्तिशाली मंत्रिपरिषद बनती है तो संसद का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। आज आप देख सकते हो, आज संसद में बीजेपी के पूरे कैंडिडेट है, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी स्थिति में कार्यपालिका के विरुद्ध यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। तो संसद की जो मूल भूमिका है कि वो कार्यपालिका पे कंट्रोल रखें, कार्यपालिका पे नियंत्रण रखें, कार्यपालिका को जवाबदेही बना रखें, वो उसको नहीं बनाए रख सकती, क्योंकि वो पार्टी के प्रति क्या रहते हैं, ज़्यादा वो झुकाव रहता है। तो चाहे कोई भी मंत्री है, मंत्री होगा वो भाजपा का ही होगा, और कैसा भी कोई विधेयक लेके आप कुछ भी बात कर, भाजपा के कैंडिडेट उसको सही बताएंगे। तो ये संसदीय मर्यादा का जो उल्लंघन हो रहा है, ये एक गलत है इसमें, क्योंकि इसमें एक तो ये चीज़, दूसरी बात इसमें यह है कि शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। देखो, शक्ति पृथक्करण का मतलब उल्लंघन क्यों है, क्योंकि शक्ति का मतलब यह है कि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी तीनों की शक्तियाँ अलग अलग होगी और एक दूसरे का मतलब कंट्रोल करेंगे आपस में। लेकिन इनमें समन्वय होने की वजह से होता क्या है कि समन्वय की वजह से जो कार्यपालिका है इसका कंट्रोल हो जाता है संसद पे, या इन दोनों में जो कार्य, देखो अब विधि बनाने का काम किसका है, कार्यपालिका का, विधायिका का, लेकिन विधि कौन बनाता है, अध्यादेश के माध्यम से, कार्यपालिका। या बिल कौन लाते हैं संसद में, ज़्यादातर मंत्री लाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कोई दल बहुमत हो गया। और जब आपको बताया सरकार शक्तिशाली हो जाएगी या अगर शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, तो
लोगों के अधिकार सीमित हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात की गई, इसलिए शक्ति के सेपरेशन की बात की गई थी। ये इसका दोष है। दूसरी आती है अध्यक्ष। इसलिए इसमें एक दोष और है कि इसमें क्या होता है कि जब ये समन में, तो विधायिका जब खत्म होगी तो उसके साथ साथ ही कार्यपालिका खत्म हो जाएगी, यानी कि कार्यपालिका इसमें क्या है, अस्थायी रहती है। जैसे विधायिका समाप्त होगी कार्यपालिका भी समाप्त हो जाएगी, और इतना ही नहीं, अगर कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत नहीं है तो भी समाप्त हो जाएगी। तो इसमें कार्यपालिका अस्थायी होती है, ठीक है ना। इसलिए इसमें सरकार कई बार गिर जाती है जब अगर इसको कार्यपालिका को इसमें बहुमत नहीं मिलता है तो। और आप देख सकते हो 1989 से लेकर के 2014 में भारत में कितनी बार सरकारें गिरी, और दूसरी बार जब सरकारें बनी तो जॉइंट सरकारें बनी, और जॉइंट सरकारें अपना डिसीजन ढंग से नहीं ले पा रही थी, क्योंकि सरकार हमेशा अगर एक विचारधारा के लोगों की बने या एक ही तरह के दृष्टिकोणों की बने तो वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकती है। लेकिन इसमें कई पार्टियों के सदस्य थे तो सरकार एक उसकी नहीं बन पा रही थी, तो कई बार डिसीजन नहीं ले पा रही थी। और जॉइंट सरकार आपको पता है कि डिसीजन सही ढंग से नहीं ले सकती, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की पार्टियों के लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग बात होती है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको इसमें दो चीज़ बताई कि विधायिका और कार्यपालिका इसमें समन्वय होता है, ये इसका फायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन प्री में कई बार ये पूछा जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ध्यान रखना, विशेषताएं तो बहुत ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका में कोऑर्डिनेशन होता है, लाइजिंग होती है, और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि एवरी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो वही बात है कि उसको सदस्य होना बहुत जरूरी है। ये इसकी एक विशेषता हुई। अब इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए कि कार्यपालिका इसमें अस्थायी होती है, इसलिए इसकी कमी को दूर करने के लिए अध्यक्ष शासन प्रणाली अलग होती है। अध्यक्ष शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता, इन दोनों की शक्ति एकदम से पृथक होती है। इसका काम विधि निर्माण का होता है, इसका क्रियान्वयन का होता है। और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते, उनको अलग से नियुक्त किया जाता है। और कार्यपालिका विधायिका का अपना अपना अलग अलग कार्यकाल भी होता है, ये स्थायी होती है। एक बार इसको चुन लिया गया तो ये हमेशा इसमें स्थायी होता है, कार्यपालिका कभी भंग नहीं होती। तो इसलिए अध्यक्ष शासन प्रणाली में आप देख सकते हो, ये इसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति इसमें सर्वोच्च होता है तो। और आप देख सकते हो अमेरिका में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो उसके सीनेटर या वहाँ की सीनेट के सदस्य होना जरूरी नहीं है उनको, ठीक है ना। तो इसलिए विधायिका और कार्यपालिका का इसमें कोई समन्वय नहीं होता। तो शासन के दो रूप हम पढ़ रहे थे। इसके अलावा संसदीय शासन की अगर मैं बात करूं तो संसदीय शासन में दो प्रकार के सरकारें होती है, एक होती है औपचारिक और एक होती है रियल। औपचारिक का मतलब होता है संवैधानिक प्रधान, और रियल का मतलब होता है सरकार का प्रधान। और संवैधानिक प्रधान भारत में कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। अर्थात प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है, सरकार का प्रधान होता है, राष्ट्रपति है वो संवैधानिक कार्यपालिका होती है और देश का प्रधान होता है। तो समस्त शक्तियां संसदीय शासन में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उनका यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इस प्रकार इसमें दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, जबकि अध्यक्ष शासन प्रणाली में एक ही होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वास्तविक एवं नाममात्र दोनों रूप से सर्वोच्च और शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति सुपीरियर होता है और राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय भी अंतिम होता है, ठीक है ना। तो इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें संसदीय शासन की, हालांकि विशेषताएं और देखेंगे, संसदीय शासन की अगर विशेषता करें तो संसदीय शासन में कार्यपालिका, ध्यान रखना, कार्यपालिका पर कंट्रोल रखती है कौन? संसद। संसद कार्यपालिका पर कंट्रोल रखती है, इसलिए कार्यपालिका क्या बनाए रख सकती है? जवाबदेही बनाए रख सकती है। इससे आपको पता है प्रश्न पूछ करके, वार्ता, बजट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर कंट्रोल बनाए रखती है संसद, ठीक है ना। जबकि इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें विधायिका कार्यपालिका पर उत्तरदायित्व बनाए रख सकती है, उसको उत्तरदायित्व बनाए रख सकती है, ठीक है ना। तो उत्तरदायित्व बनाए रख सकती है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अगर मैं आपसे बात करूं तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व तो नहीं होता, क्योंकि कार्यपालिका पर विधायिका का कोई कंट्रोल नहीं होता।
कार्यपालिका अपनी इच्छा से जो भी डिसीजन ले सकती है। विधायिका को ना तो उससे ढंग से प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, ना ही उसको उसके प्रति जवाब देने रहने की जरूरत होती है। इसलिए देखिए, शासन प्रणाली में शासन प्रणाली तो स्थायी होती है, क्योंकि इसमें विधायिका भंग नहीं होती। कार्यपालिका इसमें विधायिका है, वो उसका कार्यकाल फिक्स होता है, और उसमें कार्यपालिका भंग नहीं होती, क्योंकि उसको एक बार चुन लिया गया है तो उसको बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्थायी होती है। तो अगर स्थायित्व के हिसाब से देखें तो देखिए शासन प्रणाली सही है, और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व के हिसाब से देखें तो संसदीय शासन प्रणाली सही है। ठीक है, इन दोनों में बेसिक अंतर, बाकी अंतर हम बाद में देखेंगे। तो इस स्थिति के आधार पर आपको समझ में आ गया कि संसदीय शासन प्रणाली के क्या कीवर्ड है। तो जब भारतीय संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उसके समक्ष भी एक समस्या आई थी कि हमें कौन सी शासन प्रणाली अपनाएं, क्योंकि देखो संसदीय शासन प्रणाली है, उसके भी अपने फायदे हैं और दोष हैं, वो मैंने बता दिया। अध्यक्ष शासन प्रणाली है, उसके भी फायदे और दोष हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अध्यक्ष शासन प्रणाली के दोष क्या हैं कि उसमें एक तो उत्तरदायित्व नहीं रहता, उसमें सभी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट होता है, वो सुपर पावर होता है, तो उसमें जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत हो जाती है, तो वो भी बड़ी बात है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में पावर एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होती, बल्कि मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, और मंत्रिपरिषद की सदस्य से बहुत होते हैं। दूसरी बात कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें उत्तरदायित्व होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली का दोष यह है कि उसमें स्थायित्व नहीं होता, और संसद की शक्ति कभी कभी कार्यपालिका पे डिपेंड हो जाती है व्यवहारिक रूप से। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्तिशाली है क्योंकि उसको बहुमत है, ऐसी स्थिति में संसद में उसी की चलती है, तो इससे संसद की जो मूल शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के बीच में ये था कि हम कौन सी शासन प्रणाली को अपनाएं, क्योंकि दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों के अपने नुकसान भी है। लेकिन भारतीय परिस्थितियों के आधार पर हमें किस चीज़ का ज़्यादा जरूरत है, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, क्या हमें स्थायित्व जरूरी है या उत्तरदायित्व जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। और क्यों अपनाया, इसका पहला कारण आप देख सकते हो कि हम नहीं चाहते थे कि संघर्ष हो, क्योंकि हमारा काम था कि लोकतंत्र अच्छी तरीके से काम करें, क्योंकि हम पहली बार लोकतंत्र को अपना रहे थे। इसलिए हमने संघर्ष के स्थान पर हमने समन्वय अपनाया। और संघर्ष किस में होता, अध्यक्ष प्रणाली में, क्योंकि उसमें दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि समन्वय संसदीय शासन प्रणाली में समन्वय है, और इसलिए हमने समन्वय और सहयोग को ज़्यादा बढ़ावा दी, क्योंकि हम नए लोकतंत्र को अपना रहे थे, पहली बार डेमोक्रेसी अपना रहे थे, और उसमें अगर शुरू में ही लड़ाइयाँ हो जाती शासन के अंगों के बीच में ही तो देश का विकास नहीं हो पाता, और फिर लोकतंत्र भी हो सकता है कि भंग हो जाता। इसलिए हमने समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा दी। किसको दी, समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा दी, इसलिए हमने अपनाया। एक तो दूसरा अगर कारण देखें हम, तो दूसरा कारण यह है कि हमने उत्तरदायित्व को, ध्यान रखना ये पॉइंट बाद पे अगर पूछे कभी तो ये पॉइंट दूसरे नंबर पे लिखना, हमने उत्तरदायित्व है, जवाबदेहिता है। हम चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जवाबदेही हो, जो जनता के हितों पर ध्यान रखें, जो जनता के कल्याण पर ध्यान रखें, और जनता उत्तरदायित्व रहेगी तो सरकार लिमिटेड भी रहेगी। इसलिए हमने उत्तरदायित्व को बढ़ा दी, किससे, स्थायित्व से। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार गिर भी गई तो दोबारा बना लेंगे, लेकिन अगर सब वो सरकारी किस काम की जो जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल हो नहीं, जो जनता के लिए अकाउंटेबल ही नहीं हो, तो वो सरकार स्थायी रहे या अस्थायी रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए हमने उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को ज़्यादा महत्व दिया। क्यों, क्योंकि देश में अधिक अधिकार, सामाजिक न्याय, कल्याण, और साथ साथ में हमें तो समाज में क्रांति भी करनी थी, समाज में बदलाव करना था, इसलिए हमें स्थायित्व नहीं, हमें उत्तरदायित्व चाहिए था। तीसरा अगर देखें तो दूसरी बात तीसरी है कि ये ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश जो शासन था भारत में वो भी संसदीय शासन प्रणाली था। तो चूंकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली थी तो हम उससे भली भांति परिचित थे पहले से, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि इसको अपनाएंगे तो हमें ज़्यादा जो ऑपरेशनल दिक्कतें आती है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट में दिक्कतें आएंगी वो नहीं आएंगी, इसलिए हमने इसको अपनाया। चौथा अगर देखें तो ध्यान रखना ये समग्र जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसमें विधायिका है, उसमें सभी दलों के, सभी विचारधाराओं के लोगों को शामिल किया जाता है, और फिर विधायिका की शक्ति कंट्रोल करती है कार्यपालिका को। तो विधायिका में सभी लोगों को रिजर्वेशन भी मिलता है, सभी वर्गों की भागीदारी मिलती है, इसलिए समग्र जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और चूँकि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जबकि
अध्यक्ष शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद जो उसकी कार्यपालिका बनती है, उस कार्यपालिका में राष्ट्रपति अपने लोगों को चुनता है, जो अपने घर के, रिश्तेदार के, परिवार के लोग हैं, उन्हीं को ही वो फिर मंत्री बना देता है, जैसा कि अमेरिका में आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन में समग्र रिप्रेजेंटेशन इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि आपको पता है भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, और विविधतापूर्ण में सबको, एसटी को, एससी को, ओबीसी को, महिलाओं को, जनजातियों को, सबको अपना अपना रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसलिए संसद में ये रिप्रेजेंटेशन पहुंच सकता है संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से। इस बहुलता को बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि अगर हम अपनाते अध्यक्ष शासन प्रणाली तो उसमें शक्ति एक के पास चली जाती। कौन था? राष्ट्रपति। तो वो क्या कर सकता है? तानाशाही भी हो सकता है और जवाबदेही नहीं रहेगा। इसलिए हमने मंत्रिपरिषद के शासन को अपनाया, यानी हमने संसदीय शासन में अपनाया, क्योंकि मंत्रिपरिषद में तो समूह होता है, समूह का शासन होता है, और समूह में आपको पता है तानाशाही होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। यहाँ कई बार क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। तो एक एक मुद्दे को लेना समन्वय और सहयोग, ठीक है ना, और उसके बाद ये उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता, और उसके बाद लेना कि बहुलवाद समाज, उसके बाद लेना शक्ति का समूहीकरण। ये कीवर्ड हो जाते हैं, ये काम आपको लिखना है। और इसके साथ एग्जाम्पल लिखते हुए कि समन्वय सहयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि विवाद से कार्य में बाधा आएगी और वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करना है आंसर। तो आप ये यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की अगर विशेषताएं देखें तो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है कि संसद शक्ति का केंद्र होती है, या संसद शक्ति का केंद्र होती है। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद बनेगी वो भी इसी में से बनेगी, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के प्रति रहेंगे, और कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे कहाँ से बनेंगे? संसद से बनेंगे। सही बात है। दूसरी बात, संसद के जो सदस्य वो कार्यपालिका पे कंट्रोल रखते हैं, उसको जवाबदेही बनाते हैं। और तीसरी बात, मंत्रिपरिषद है ना, वो जितने भी मंत्री है उन मंत्रियों को संसद का सदस्य होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए चाहे सरकार में, इसलिए कहते हैं कि कार्यपालिका संसद के बिना कुछ नहीं कर सकती, संसद ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये बात सही है, क्योंकि ध्यान रखना, ये संसद है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि संसद में जो 575 या 676 जो लोग हैं हमारी संसद में, 545 और दोनों सदनों को मिलाकर के जो 676 जो लोग हैं, ये अलग अलग जगह से जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इसलिए संसद है, ये जनता की आवाज़ है, संसद है जनता की इच्छाएं हैं, संसद जनता की अभिव्यक्ति है। इसलिए संसद जनता की इच्छा, अभिव्यक्ति, आवाज़, इनका रिप्रेजेंटेशन करती है। इसलिए समझ शक्ति जनता को रखनी है तो संसद के पास होनी चाहिए, तभी वो सरकार को कंट्रोल करेगी। ठीक है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद इसमें शक्ति का केंद्र होती है। दूसरी अगर इसकी विशेषता देखें तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव अगर इसका आपसे पूछा जाए, इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि लोकसभा, ये जो मंत्री है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। लोअर हाउस है जनता का हाउस, जनता खुद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भेजती है। इसलिए इनडायरेक्ट रूप से ये जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं सामूहिक रूप से। और सामूहिक रूप का मतलब है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री की आलोचना नहीं कर सकता, ठीक है ना। इनको टीम भावना से काम करना पड़ता है ना। और इसके साथ ही इनको, ये तभी मंत्री बने रहेंगे जब तक कि इनको लोकसभा में विश्वास बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में इनको विश्वास प्राप्त हो। जैसे ही लोकसभा में विश्वास मत इनके विरोध में आ जाएगा तो उनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये सामूहिक है कि एक मंत्री, इसलिए मंत्रियों के बारे में बोलते हैं एक मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। साथ साथ तैरने का मतलब साथ साथ काम करते हैं, और डूबने का मतलब है कि जैसे ही इनको विश्वास मत, लोकसभा में इनका विश्वास जो है, इनका बहुमत है, वो डाउन हो जाता है, वैसे ही उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। और मंत्री, आपको पता है मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के हम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मंत्री बनाते टाइम हमें, जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उस टाइम हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना।
कि अलग अलग जगह से मंत्री है कि नहीं है, कोई एसटी का मंत्री बना नहीं बना, एससी का मंत्री बना नहीं बना, महिलाओं को शामिल मंत्रिपरिषद में किया है नहीं किया गया। इसलिए मंत्रिपरिषद बनाते टाइम ऐसा नहीं कि हर बार हम मतलब ऐसे ही अपने ही लोगों को बना देते हैं, हर वर्ग का हमें प्रेजेंटेशन देखना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ता है। इसलिए दूसरी मंत्रिपरिषद संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता और है कि इसमें कैबिनेट का शासन होता है। कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट, ध्यान रखना, अगर हम बात करें पूरी मंत्रिपरिषद है, अब पूरी मंत्रिपरिषद में 75 से 80 लोग होते हैं, इसलिए इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाता है। ध्यान रखना, कैबिनेट शब्द संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैबिनेट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये जो बात जो नियम है उनमें है। तो कैबिनेट शासन यानी कुछ विशेष मंत्री, यानी कहने का मतलब कैबिनेट क्या है, मंत्रिपरिषद का एक छोटा रूप है, तो उसका शासन होता है। क्यों कि हर कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का सर्वोच्च होता है। जैसे शिक्षा मंत्री है तो अपने विभाग या शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा क्षेत्र में समस्त कार्य उसी का अंतिम निर्णय होता है। इसी के बाद पर्यावरण मंत्री है तो पर्यावरण के क्षेत्र में उसी का निर्णय होता है, और वो अपने जितने भी मीटिंग्स नियुक्त करता है, अपने निर्णय लेता है, तो इसमें कैबिनेट का शासन हो जाता है इस तरीके से। दूसरा, प्रधानमंत्री समकक्ष में प्रधान होता है। देखो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री है वो कलीज होता है किसका, मंत्रियों का। तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है लेकिन वो प्रधान है, तो प्रधानमंत्री मंत्री है इसलिए समकक्ष है, इनके बराबर है, इनकी बराबर रैंक है, लेकिन इनमें प्रधान है क्योंकि इनका लीडर है। सभी मंत्रियों का लीडर प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री लीडर के रूप में कैसे, कि देखो इन मंत्रियों के बीच में अगर कोई मंत्रालय बांटना है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, इसके अलावा इनको अगर दो मंत्रालयों में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उनमें समन्वय बैठाने का काम करता है। इसके अलावा कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में अगर कोई, जिसे मंत्रिपरिषद को कोई बात कहनी है किससे, प्रेसिडेंट से, तो वो किससे कहेगा, प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट से मिलेगा। अर्थात प्राइम मिनिस्टर है वो बीच की कड़ी होती है किसकी, राष्ट्रपति की और मंत्रिपरिषद की। इसलिए प्रधानमंत्री सब में थोड़ा प्रधान होता है। क्यों, क्योंकि वो सबके विभागों का, सबके बीच समन्वय, सभी का अध्यक्षता करता है, और इसलिए इनमें प्रधान हो जाता है, ठीक है। लेकिन है तो इक्वल, ठीक है, लेकिन प्रधान हो जाता है। इसमें दो प्रकार के प्रधान होते हैं, मैंने बताया दो प्रकार के प्रधान होते हैं। एक प्रधान होता है राष्ट्रपति का, दो प्रधान होते हैं। दो प्रधान मतलब है कि राष्ट्रपति होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। राष्ट्रपति मैंने बोला कि संवैधानिक प्रधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब एक देश का हेड होता है। और संवैधानिक प्रधान का मतलब है, क्योंकि हमने संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई, संघात्मक शासन प्रणाली में आपको पता है राष्ट्रपति राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, तो राज्यों की बात रखने के लिए भी राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राष्ट्रपति है वो गैर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, आपको पता है। और समस्त विदेशी समझौते हैं हम राष्ट्रपति के नाम पर ही करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष होता है, संविधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। और समस्त कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बात आर्टिकल 52 में बोली गई है, ध्यान रखना। आर्टिकल 52 में 53 में आर्टिकल 53 में एक बात बोली गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में ये बोला गया, आपने 53 में ये बोला गया कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ध्यान रखना। समस्त एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के पास होंगी। और प्रधानमंत्री है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है, सरकार का प्रधान होता है, ठीक है। और सरकार का प्रधान क्यों, क्योंकि समस्त जो सरकार होती है, जो सरकार जिस दल की सरकार बनती है उसका जो हेड होता है वो सरकार का वो होता है प्रधानमंत्री। और सरकार के समस्त कार्य प्रधानमंत्री खुद करता है, तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका ये हेड होता है। और ये जो राष्ट्रपति की जो शक्ति दी गई है, ये राष्ट्रपति की समस्त शक्ति, राष्ट्रपति की क्या होता है, राष्ट्रपति की जितनी भी शक्ति है इनका प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। किसकी सहायता से करता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है किसकी, संसदीय शासन विशेषता की। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली में प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। प्रतिदिन का उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद को डे बाई डे लोकसभा में इसका विश्वास मत होना चाहिए, लोकसभा में इसको बहुमत होना चाहिए।
किसी भी दिन इसके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव ला करके लोकसभा किसी भी दिन इसके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव ला करके किसी भी दिन इसको भंग कर सकती है, किसी भी दिन मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। ठीक है ना। इसलिए असली पावर इसमें किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखो, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, ध्यान रखना, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इनको कभी भी पद से हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री बोले तो मंत्रियों को कभी भी पद से हटा सकता है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें, ये बात आर्टिकल 75 के 2 में लिखी गई कि ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे, और कलेक्टिव रूप से रहेंगे उत्तरदायित्व। ये 71 में लिखा है, शायद 75(1) में लिखा है कि कलेक्टिव रूप से ये किसके प्रति रहेंगे? राष्ट्रपति के रूप, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे। तो इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली की जो हमने विशेषता देखी वो ये महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये विशेषताएं तो थ्योरेटिकल होती है, ये जो थ्योरी पढ़ी हमने, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है वो देखो। तो प्रैक्टिकल क्या होता है कि अगर मान लें, प्रैक्टिकल होता है कि अगर किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वही क्या बनता है? कार्यपालिका बनती है। ये बात सही? जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही कार्यपालिका बनता है। अब मान लो लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त था, लोकसभा में 50% प्लस अधिक सदस्य उसके हैं, ठीक है, और कार्यपालिका पूरी उसी की है, और इस कार्यपालिका या जितने भी इस पार्टी के सदस्य जुड़े हैं ये सभी इस व्यक्ति प्रधानमंत्री की वजह से जीते हैं। सॉरी। अब ये जो प्रधानमंत्री है इसकी वजह से कार्यपालिका जीती थी, लोकसभा में इसकी वजह से, तो ध्यान रखना। तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री इसमें सुपीरियर हो जाता है कई बार, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता में लोकप्रिय होता है और इसको जनता द्वारा चुनाया जाता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये प्रधानमंत्री की शक्ति संविधान ने नहीं दी, लेकिन जनता ने दे दी। तो जैसे कि वर्तमान देख सकते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, नरेंद्र मोदी की वजह से ऐसे विधायक जीते हैं, ऐसे सांसद जीते हैं, सिर्फ दुनिया ने वोटिंग की और नरेंद्र मोदी को किया। इसी वजह से नरेंद्र मोदी एक पावरफुल प्रधानमंत्री बने, और जैसे ही एक पावरफुल प्रधानमंत्री बनता है, ये संसदीय शासन है, ये प्रधानमंत्री के शासन में बदल जाता है, और इसी को बोलते हैं हम संसदीय प्रणाली का कैबिनेट सिस्टम। जेनिंग्स एक संविधान विशेषज्ञ भी है, और उसने ये बात बोली है कि सैद्धांतिक रूप से सही बात है कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च हो जाता है। और कैसे होता है देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री केंद्र हो जाता है शक्ति का। कैसे? कि प्रधानमंत्री केंद्र कैसे होता है कि प्रधानमंत्री की समकक्ष नहीं रहता, यानी कि मंत्रियों की बात नहीं करता, बल्कि मंत्रियों का हेड हो जाता है इसमें। कैसे? आपको पता है कि आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी कि नरेंद्र मोदी के सामने उसका कोई भी मंत्री उसका विरोध नहीं कर सकता। नियम के हिसाब से तो हर मंत्री अपने विभाग का सर्वोच्च होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हो रहा है कि कोई भी मंत्री नरेंद्र मोदी है उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकता, क्योंकि उसी की वजह से वो उस पद पे पहुंचा है। तो नियम तो संसदीय शासन प्रणाली तो कहती है कि हर मंत्री अपनी अपनी बात करे, हर मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष हो, लेकिन असलियत में होता है कि इसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च हो जाता है। कैबिनेट प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं रहती बल्कि अधीन हो जाती है। और देख सकते हैं आप जितने भी कैबिनेट मंत्री मीटिंग लेते हैं, बस मोदी जी ने जो बात बोली हाँ हाँ हाँ। इसी प्रकार इंदिरा गांधी के टाइम पे आपने देखा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो बात बोली जाती थी उसमें सभी मंत्री यस 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 विरोध नहीं करते थे, क्योंकि वो उस प्रधानमंत्री की वजह से ही मंत्री बने, वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से नहीं बने। इसीलिए प्रधानमंत्री सुपर पावर हो जाता है, और समझ सकते प्रधानमंत्री में केंद्र हो जाती है। प्रधानमंत्री संसद पे नियंत्रण कर लेता है। क्यों? क्योंकि संसद में ज़्यादातर क्या है, कौन है? लोकसभा। और लोकसभा में 50% लोग किसके हैं? लोकसभा के जो 50% लोग हैं वो किसके हैं? बीजेपी के या प्रधानमंत्री के समकक्ष।
और ये बीजेपी के 50% इनको जिताया किसने? प्रधानमंत्री की वजह से। तो ये 50% सदस्य बीजेपी प्रधानमंत्री के विरोध में एक बात बोल ही नहीं सकते, तो संसद में प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कुछ भी बोल दे, कोई उसका विरोध ही नहीं कर सकता। तो संसद के सदस्यों को जो शक्ति दी जाती है कि आप प्रधानमंत्री या सरकार के विरोध में बोलें, उसकी बात उसको जवाबदेही बढ़े, कोई भी व्यक्ति एक आवाज़ उठा के नहीं बोलता, वो सिर्फ संसद में बैठ करके यस 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 करते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपको पता है सांसद को जवाबदेही होना चाहिए किसके प्रति? जनता के प्रति, लेकिन वहाँ यहाँ सांसद व्यवहारिक रूप से सांसद प्रधानमंत्री के पास हाथ जोड़ते रहता है, उसकी यस में यस करता रहता है। इसीलिए व्यवहारिक रूप से जब प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है तो संसदीय शासन है वो सेम टू सेम अध्यक्ष शासन प्रणाली की तरह बढ़ जाता है। अध्यक्ष शासन प्रणाली में भी होता है कि जो राष्ट्रपति बोलेगा वही होगा, इसलिए इसमें प्रधानमंत्री संसद पे कंट्रोल कर लेता है क्योंकि लोकसभा में उसको स्पष्ट बहुमत होता है और कैबिनेट तथा लोकसभा पर प्रधानमंत्री अपना भूमिका निभाता है। जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हो इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, ये ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में अपना ही प्रभुत्व जमाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री की वोटिंग देखो, नियम क्या होता है? प्रधानमंत्री की वोटिंग होती है, लोकसभा चुनती है। नियम तो होता है कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन आपको पता है कि लोकसभा के लगभग 50% भाजपा के मेंबर हैं वो मोदी की वजह से जीते। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो प्रधानमंत्री ने ही लोकसभा के सदस्यों को जिता दिया। तो पीएम उम्मीदवार बनने की वजह से उसके जो पार्टी के सदस्य वो जीत जाते हैं। तो अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो हमारे जो लोकसभा मेंबर है वो प्रधानमंत्री की वजह से जीतते हैं। और इसका कारण क्या है कि आपको पता है बीजेपी पहले से अनाउंसमेंट कर देती है कि पीएम नरेंद्र मोदी होगा, तो पीएम की लोकप्रियता की वजह से ये लोकसभा के सदस्य जीतते हैं। आपको पता है कि अगर आपने देखा होगा तो लोकसभा के ऐसे ऐसे सदस्य जीते हैं भाजपा से जिनको जनता कतई नहीं जानती। क्यों जीते? क्योंकि जनता ने उनको वोट नहीं दिया, प्रधानमंत्री को वोट दिया। अब ये बताओ जो लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री की वजह से जीता है वो प्रधानमंत्री के विरोध में कैसे बोल पाएगा? ठीक है ना, इसे प्रधानमंत्री का संसद पे कंट्रोल होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन यानी कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली होने की वजह से लोकसभा के सदस्य उसी की वजह से जीतते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति। देखो नियम क्या कहता है, पीएम का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? ये सैद्धांतिक है। लेकिन राष्ट्रपति भी चाहता है कब? राष्ट्रपति की क्या है? राष्ट्रपति बस कि जिसको लोकसभा में बहुमत है वही उसी को राष्ट्रपति चूज कर सकता है। और अगर किसी भी दल को बहुमत है तो उसका अध्यक्ष क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता उसमें। जैसे बीजेपी को बहुमत मिला है तो पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता उसका, राष्ट्रपति को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो राष्ट्र नियम के अनुसार तो क्या होता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की। लेकिन अगर प्रधानमंत्री शक्तिशाली है तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति बनाता है। जैसे क्योंकि प्रधानमंत्री, आपको पता है प्रधानमंत्री की लोकसभा में चलती है, राज्यसभा में चलती है और राज्यों में चलती है। तो राज्यों के जो विधायक हैं वो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में हो जाते हैं और ये फिर अपने हिसाब से फिर राष्ट्रपति को वोटिंग कर दें, तो फिर राष्ट्रपति इन्हीं की वजह से जीतता है। तो फिर राष्ट्रपति कभी इनका विरोधी नहीं कर सकता। इसलिए वास्तविक में कंट्रोल किसका हो जाता है? इसमें प्रधानमंत्री का हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद किसकी वजह से जीते हैं? नरेंद्र मोदी की वजह से। पीवी गिरी किसकी वजह से जीते हैं? इंदिरा गांधी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है इसमें, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कभी कभी कि संसदीय शासन प्रणाली भी कई बार सुपर पावर बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री को जो शक्ति मिलती है ये शक्ति संविधान ने नहीं दी, ये जनता देती है। और जनता किसके माध्यम देती है? बहुमत के माध्यम। क्योंकि जनता अगर किसी सरकार को बहुमत देगी तभी तो सब पीएम शक्तिशाली बन पाएगा। अगर जनता उसको बहुमत नहीं देगी तो पीएम शक्तिशाली नहीं रह पाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा इसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक विशेषताएं देखी। अब आता है कि संसदीय शासन प्रणाली जब हमने अपनाई थी तो हम ब्रिटेन से प्रभावित थे और ये माना जाता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सही फिट बैठती है क्योंकि वहाँ पर स्थायित्व भी रहता है और उत्तरदायित्व भी रहता है। क्योंकि वह ज़्यादातर दो दल प्रभावी है और दो दल प्रभावी होने की वजह से वहाँ कभी एक लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो कभी रूढ़िवादी जो दूसरी पार्टी है उनकी उसकी सरकार बनती है। इसलिए वहाँ कभी जॉइंट सरकार नहीं बनती और सरकार स्थायी रहती है, सरकार गिरती भी नहीं, क्योंकि जॉइंट सरकार ही गिरती है। लेकिन जब भारत ने इसको अपनाया तो भारत में व्यवहारिक रूप से ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि भारत में दो दलीय सिस्टम नहीं हो पाया।
आप देख सकते हो 1950 से लेकर के लगभग 1989 तक भारत में कौन सा सिस्टम था? एक दलीय कांग्रेस। और 1989 के बाद भारत में आ गया बहुदलीय, और बहुदलीय की वजह से भारत में जॉइंट सरकार बनी। और जॉइंट सरकार क्या है? बनती थी गिरती थी, बनती थी गिरती थी। इसलिए भारत में कभी संसदीय शासन प्रणाली स्थायी हो ही नहीं पाई। इसलिए इसके बारे में भारत में बोला है कि भारत में जिस उद्देश्य के लिए इसको अपनाया था उस उद्देश्य के लिए ये संसदीय प्रणाली व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि भारतीय जो समाज है, देखो वेटरन का समाज अलग है, वहाँ तो एक जैसी विविधता है, सभी एक जैसी कल्चर वाले लोग हैं और एक जैसे समुदाय वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय समुदाय आपको पता है विविधतापूर्ण है। कैसा है? विविधतापूर्ण। और विविधतापूर्ण होने की वजह से हर जाति, धर्म, वर्ग उसकी अपनी अपनी पार्टी है, क्षेत्र। अब जब इतनी पार्टियां बनेंगी उस समाज की विविधता के लिए, आकांक्षा के लिए, तो फिर बहुदलीय सिस्टम ही डेवलप होगा। जब तो बहुदलीय प्रणाली ही डेवलप होगी, एक दलीय प्रणाली कैसे डेवलप हो सकती? तो इसीलिए भारत में बोला गया कि भारत में द्विदलीय व्यवस्था अपना नहीं हो पाई, और इसीलिए भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें गठबंधन सरकारें बनती है, और इसलिए संसदीय शासन प्रणाली कैसी हो जाती है? अस्थायी हो जाती है। ठीक है, ये संसद की जो मेन, कई बार संसद की कमी लिखनी होती है आपको, तब आपको इन एग्जाम्पलों को लेना होता है। प्री के सवाल आपसे ध्यान रखना। अब मैं यहाँ बताता हूँ प्री और मेंस के सवाल आगे बताऊँगा आपको। तो प्री के सवाल बनने की एक संभावना तो है, संसद की जो विशेषता है उसमें कई बार आपको सबसे बेस्ट प्रायोरिटी विशेषता पूछ लेता है। तो पहली विशेषता समन्वय, ये ध्यान रखना, समन्वयता सबसे पहली विशेषता है, और दूसरी जवाबदेहिता, बाकी अन्य तो उनके अन्य क्रम में। ये सबसे, अगर जवाबदेहिता सबसे ऊपर दे रखी है तो पहले जवाबदेहिता को देना है। मान लें ऑप्शन में समन्वय नहीं दे रखा तो जवाबदेहिता दे रखी है, जवाबदेहिता को देना, क्योंकि यूपीएससी सारी विशेषताएं देगा लेकिन पूछेगा सबसे बेस्ट कौन सी है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हमने दो शब्द और सुने होंगे। एक होती है गवर्नमेंट अलायंस गवर्नमेंट, और एक होती है माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अल्पमत की, इसको बोलते हैं अल्पमत की सरकार, और इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। देखो इसका मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है? मैनिपुलेशन ऐसा होता है कि नियम तो ये कहता है कि संसद में, भाई संसदीय शासन प्रणाली में या किसी भी लोकतंत्र में 50% जो व्यक्ति जीतता है, 50% प्लस 1, और वो वोटिंग करता है, वो शासन करता है। तो अलायंस में क्या होता है कि 50% प्लस 1, यानी कि भारत में 273 सीट पाने के लिए, लोकसभा में आपको पता है टोटल 543 है, उसमें से बहुमत के लिए 273 चाहिए, तो 273 सीट पाने के लिए कई दल मिलते हैं और सरकार बनाते हैं। कई दल मिलकर के जो सरकार बनाते हैं, और हर दल को मंत्रिपरिषद में क्या मिलता है? भूमिका मिलती है। जैसे कांग्रेस की टाइम में देखा होगा आपने कि कांग्रेस का जब 2008 से सरकार थी, 2014 से पहले, तो उसमें आप देखा होगा, उसमें लालू की पार्टी के भी लोग थे, उसमें ममता की पार्टी के लोग भी थे, टीएमसी के भी लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जदयू पार्टी के भी लोग थे, इधर डीएम के, एआईडीएम के भी लोग थे। इतनी पार्टियों से मिल करके कांग्रेस ने सरकार बनाई। लगभग 22 दल थे उसमें, 22 पॉलिटिकल पार्टी से, और 22 दल है तो मतलब हर दल से एक एक मंत्री तो बनाया ही होगा उन्होंने कम से कम। तो जो सरकार है उसमें 22 दलों की भागीदारी थी। ठीक है, तोड़ मरोड़ के उन्होंने सरकार बना दी। तो ये तो होती है गठबंधन की सरकार। एक सरकार होती है अल्पमत की, जिसमें आपने देखा होगा 273 प्राप्त नहीं है, इसको कितनी है 242 पे सरकार बना दी। लेकिन अब ध्यान रखना, ये कैसे बनी? ऐसे बनी कि जिस दिन मान लें बहुमत पारित करना होता था, भाई आज राष्ट्रपति ने बोला है कि आपकी सरकार में बहुमत नहीं है तो आप बहुमत पारित करो, उस दिन क्या करते थे कि ज़्यादातर सदस्य है वो सदन में उपस्थित नहीं हो पाते थे। और बहुमत का मतलब क्या है कि उपस्थित का आधा प्लस 1। अब मान लें किसी दिन उपस्थित मतलब, तो आपको पता है 273 के लिए तो 543 उपस्थित होनी चाहिए, लेकिन वहाँ तो उपस्थित कितने हो रहे हैं? 500 हो रहे हैं। तो 500 के लिए तो आपको पता है 251 सीट पे सरकार चल जाएगी। किसी दिन 400 हुए हैं तो 200 पे सरकार चल जाएगी। तो इसलिए पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। लेकिन जिस दिन बहुमत का बैठक होती थी, बहुमत के लिए सदन का हाउस, लोकसभा की जिस दिन बैठक होती थी बहुमत के लिए, वो बैठक होती थी, उस दिन कुछ सदस्य प्रेजेंट नहीं रह पाते थे। जैसे कई सदस्य होते थे, जैसे मान लें कांग्रेस का है, अब क्यों नहीं हो पाते थे? उसका व्यवहार ये था कि उनको पैसे मिल जाते थे,
उनको इसलिए मिलते थे कि आज आप सदन में देखो, आपको पता है जैसे दूसरी नरसिम्हन ने क्या है, सरकार बनाई, अब ये पार्टी है, इसके कैंडिडेट है और नरसिम्हन भी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, तो ये कैंडिडेट क्या है कि सदन में जाकर के नरसिम्हन को वोट तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये विप का उल्लंघन होगा। विप क्या कहता है कि जिस पार्टी का लीडर जो बात बोलता है वही इसको करना पड़ता है। इस पार्टी का लीडर किसी भी स्थिति में नहीं बोलेगा कि आप नरसिम्हन को वोट दो। तो क्या करेगा, नरसिम्हन इनसे बोला था तो ठीक है, आप सदन में जाकर के तो मुझे वोट नहीं दे सकते, ऐसे करो सदन में प्रेजेंट ही मत होना। जब आप प्रेजेंट नहीं होगे ना तो मुझे कम बहुमत की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया 5 से प्रेजेंट होने की बजाय अगर 4 से प्रेजेंट होगा तो 4 से मुझे कितना पड़ेगी, 201 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 201 की सरकार तो बना लूँगा, 200 लोग तो मेरे पास हैं। तो नरसिम्हन ने 242 पे ही अपनी सरकार बना ली थी। और जब जब ये स्थिति आती हर बार वो यही काम करता था। इस तरह की सरकार को बोलते हैं हम अल्पमत की सरकार। इसमें क्या है कि एक ही दल की सरकार होती है लेकिन उसको बहुमत नहीं मिलता होता है, लेकिन जिस दिन बहुमत की प्रोसेसिंग होती है अन्य लोग उसमें एब्सेंट हो जाते हैं। तो मतलब ये मैनिपुलेशन है। संविधान निर्माता ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन मैनिपुलेशन किया है इन्होंने, मिसयूज किया है नियम का। नियम तो क्या कहता है कि बहुमत मिलना चाहिए। अब बहुमत, नियम तो बहुमत का मतलब यह है कि भाई नॉर्मली 273 होना चाहिए, लेकिन जिस दिन साबित करना होता है उस दिन लोग ही प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि संसदीय सर्वोच्चता वर्सेस संसदीय शासन। देखो आपने दो चीज़ देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। भारत में है, एक तो होता है संसद, एक होती है न्यायपालिका। न्याय संसद है जनता का सर्वोच्च स्थापना। संसद को हम बोलते हैं जनता की इच्छा, संसद को बोलते हैं जनता की आवाज़, ठीक है। और न्यायपालिका को बोलते हैं विधि की सर्वोच्चता, विधि का शासन। तो संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे उनके मन में एक चीज़ आती है कि क्या हम संसद को सर्वोच्च करें या न्यायपालिका को सर्वोच्च करें। क्योंकि यदि संसद को सर्वोच्च करेंगे तो जनता सर्वोच्च हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जनता सर्वोच्च तो हो जाएगी, लेकिन जनता ने जिसको शक्ति सौंपी उस पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो तानाशाही हो जाएगा। क्योंकि हर जनता तो क्या है, भावनात्मक होती है। जैसे अगर जनता सर्वोच्च हो जाती, आज जनता हमारी संसद ही सर्वोच्च हो जाती तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को क्या कर लेते, तानाशाही घोषित कर लेते। क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता पूरी तरह भावनात्मक इमोशनल रूप से उसके पक्ष में। तो जनता की अगर संसद को हम सुपीरियर बना देते तो प्रधानमंत्री सुपीरियर हो जाता। दूसरी हमारे संविधान निर्माताओं के मन में ये था कि यार अगर हमने संसद को सुपीरियर बना दिया तो संसद में बैठने वाला व्यक्ति तानाशाही हो सकता है, क्योंकि जनता तो भावना में आकर के एक ही व्यक्ति को वोटिंग कर सकती है। दूसरी ओर यदि हम विधि को सर्वोच्चता प्रदान करें तो विधि के चक्कर में जनता की आवाज़ दब जाएगी, क्योंकि न्यायपालिका के जो लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते, तो वो लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं के मन में ये बड़ा डिलेमा था। तो ब्रिटेन में तो संसद को सर्वोच्चता दे दी, ब्रिटेन में संसद को इसके लिए सर्वोच्चता दी क्योंकि वहाँ के सांसद थोड़े नैतिकतावादी होते हैं। हमारे यहाँ के सांसद लूटपाट वाले होते हैं, इसलिए उनको सर्वोच्चता नहीं दी गई। और अमेरिका में विधि को सर्वोच्चता दे दी, क्योंकि अगर विधि सर्वोच्च होगी तो न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, और न्यायपालिका यदि सर्वोच्च होगी तो वो कभी भी संसद के कार्य, सामाजिक कार्य, न्याय कार्य इनको नहीं करने देगी। तो अमेरिका में, भारत ने देखा कि अमेरिका में जब भी 1930 की महामंदी आई और 1930 की महामंदी के दौरान जब जब अमेरिका की संसद ने जनता के कल्याण के लिए कार्य किए, न्यायपालिका ने उनको रोक दिया, ठीक है ना। तो न्यायपालिका ने वो क्या कर दिया, रोक दिया। इसकी वजह से गरीबों का कल्याण, सामाजिक न्याय नहीं हो पाया था। तो अगर किसी देश में गरीबों का कल्याण ही नहीं होगा, उन देश के लोगों का सामाजिक कल्याण ही नहीं होगा, लोगों के हितों की पूर्ति ही नहीं होगी, तो उस देश का शासन प्रणाली किस काम की, फिर सरकार किस काम की। तो फिर न्यायाधीश तो आपको बताया ये कोर्ट में बैठे रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनको कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ संसद कैसे, वहाँ जनता कैसे काम करती है, जनता गरीबी क्या है। इसलिए संसद को हमने क्या किया, जो संसद को सर्वोच्च बनाएंगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि जनता बेवकूफ़ होती है कुछ, तो वो भावना में क्या करके किसी को भी शक्ति दे सकती है। और यदि हम विधायिका न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाएंगे तब भी हमारे समक्ष दिक्कत है कि वो सामाजिक न्याय नहीं करने देगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दोनों में समन्वय बनाने के लिए हमने संविधान को सर्वोच्च कर दिया। इसको, संविधान को, अर्थात संसद पे भी नियंत्रण रहेगा और न्यायपालिका पे भी नियंत्रण रहेगा। न तो संसद सर्वोच्च होगी न न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, बल्कि दोनों स्वतंत्र रहेंगे।
ठीक है। तो इसलिए भारत में संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर हमने संसदीय शासन को अपनाया गया है, और इसीलिए हम ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से थोड़े अलग हो जाते हैं। यह बात सही है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से हमने अपनी संसदीय प्रणाली को लिया है, लेकिन दोनों की विशेषताएं अलग हैं, और इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने किसी भी प्रणाली की कॉपी नहीं की, बल्कि अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो अब इन दोनों में अंतर देखें अगर, तो संसदीय सर्वोच्चता का मतलब ब्रिटिश और संसदीय शासन मतलब इंडिया। तो देख कैसे, देखो ब्रिटेन में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, ये बात सही है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें और इंडिया की, यानी यह है संसदीय सर्वोच्चता और यह है संसदीय शासन। देखो यहाँ ब्रिटेन में संसद है वो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, अर्थात उसकी जो कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान में कार्यपालिका आपको पता है, अलिखित संविधान में संसद कुछ भी कानून बना सकती है, कोई चीज़ पहले से लिखी नहीं है, अपनी मनमानी कुछ भी कर सकती है, इसलिए संसद वहाँ सप्रियर हो जाती है, उसके कानून पर कोई लिमिटेशन नहीं है। जबकि भारत में संसद के कानून पर लिमिटेशन है, क्या है, आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा, संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो आधारभूत ढांचे के विरोध में हो। या हम बात करें हमारा संविधान लिखित है, हमारे संविधान में लिखी हुई प्रोविजनों के बाहर संसद कोई संशोधन नहीं, कोई विधि नहीं बना सकती, कोई संशोधन नहीं कर सकती। और इसलिए भारतीय संसद है वो उसकी शक्तियाँ सीमित है, जबकि ब्रिटेन की संसद है वो सर्वोच्च है। दूसरी बात, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, तो विधि निर्माण कार्य केवल और केवल ब्रिटेन की संसद का होता है। हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, हमारे यहाँ राज्य भी, जो राज्यों के विधानमंडल है वो भी अपने कुछ विषयों पर विधि बनाती है, और संसद है वो भी विधि बनाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ संसद की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य विधानमंडल में भी विधि बनाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म सिस्टम है, ठीक है ना। इसलिए दूसरी बात, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन तो हम किसी चीज़ का कब कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ लिखी हुई थी और आपने लिखी हुई चीज़ों का उल्लंघन किया, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। जबकि भारत में संविधान लिखित है, इसलिए संसद की हर बात को न्यायपालिका लिखित संविधान के अकॉर्डिंग देखती है कि सही है या गलत है। तो इसलिए संविधान लिखित नहीं होने की वजह से वहाँ की ब्रिटेन की न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं सकती, वो करती है। पिछले साल ही ब्रिटेन की जुडिशरी ने रिव्यू किया था, ठीक है ना, तो रिव्यू कर सकती है, लेकिन नॉर्मली लिखित नहीं होने की वजह से उसकी रिव्यू की पावर सीमित होती है। और ध्यान रखना, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए फंडामेंटल राइट भी लिखित नहीं है, और फंडामेंटल राइट लिखित नहीं है तो उनको अगर परिवर्तित करना है तो संसद क्या है, सर्वोच्च है, तो वहाँ संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से संसद को सर्वोच्च बनाया गया है। रूम कर, क्योंकि वह लिखित नहीं है, इसलिए मूल अधिकार जो लिखित नहीं है तो संसद कुछ भी कर सकती है वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आपने एक चीज़ देखोगी कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में संसद को सुपरियर बनाया गया, जबकि सैद्धांतिक रूप से हमारे यहाँ संसद को सुपरियर नहीं बनाया गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखना, ब्रिटेन में संसद की जो सांसद है वो बड़ी नैतिकता से काम करते हैं, वो जनता के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए वह जनता सर्वोच्च हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ सांसद अपने आप को जनता का मतलब राजा मान लेते हैं। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाता है तो वहाँ के जो सांसद है वो अपनी अंतरात्मा से जनता के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए वहाँ व्यवहारिक रूप से जनता सर्वोच्च है। जबकि हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप से तो नेता सर्वोच्च है, क्योंकि इनकी नैतिकता, इनकी अंत आत्मा है वो एक तरह से उसकी जो पाल पोषण हुआ है वो गलत जगह हुआ है। तो ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो व्यवहारिक रूप से मतलब क्या है कि व्यवहारिक रूप से तो मतलब सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च है, लेकिन जनता सर्वोच्च है। और भारत में उल्टा है इसका, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि संविधान में राजनीतिक जो है, क्योंकि राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं वो संविधान की आत्मा के अकॉर्डिंग वहाँ शासन करते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो नेता ये ढूंढते रहते हैं कि क्या संविधान में कोई लूप होल्स निकाला जाए, क्या ऐसी कमी ढूंढी जाए, ठीक है ना। इस तरीके से तो संसद में उपर्युक्त में से कोई भी विशेषता भारत में विद्यमान नहीं है, इसलिए भारत में संसद संप्रभु है, जिसका संप्रभु है जिसका मतलब यह है कि विधि निर्माण में सर्वोच्च है। लेकिन ध्यान रखना,
ये संप्रभु, अगर सर्वोच्च शब्द आए तो संसद सर्वोच्च नहीं है, ध्यान रखना। संप्रभु मतलब यहाँ स्वतंत्रता से है, ठीक है, सर्वोच्च नहीं है, स्वतंत्र है। इसके बाद आता है संसद के कार्य। देखो अब आप कोई भी एग्जाम देनी है तो संसदीय कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, और संसदीय कार्य की अगर हम बात करें तो एक एक पॉइंट के हिसाब से संसदीय कार्यों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो संसदीय कार्य मैंने ये ऑप्शनल के लिए अगर हमें लिखना होता है तो उसमें किसी विशेषज्ञ का नाम देना पड़ता है। तो प्रताप भानु मेहता संविधान विशेषज्ञ भी है और पॉलिटी के विश्लेषणकर्ता भी है, फॉरेन पॉलिसी के विश्लेषणकर्ता भी है ये। प्रताप भानु मेहता ने भारतीय संसद के निम्नलिखित कार्य बताए। पहला है प्रतिनिधि संस्था। आपको पता है प्रतिनिधि संस्था है संसद, क्यों? क्योंकि जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में जनता के डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रतिनिधि आते हैं, और लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सिस्टम है उसका एक अंत कौन है, मतलब संसद है, और जनता की आवाज़ है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रतिनिधि आते हैं वो जनता की बातों को रखते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र में संसद का पहला काम है प्रतिनिधित्व के रूप में काम करना। इसलिए एक अच्छे लोकतंत्र की यही निशानी है कि उसमें जो सांसद होते हैं वो जनता की आवाज़ के रूप में काम करें, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन व्यवहारिक रूप से हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का रूप में लोग आज पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में ज़्यादा बोलते हैं, जनता के पक्ष में कम बोलते हैं। जैसे मान लें किसी पार्टी के, मतलब आज बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी की गवर्नमेंट में अगर बीजेपी के किसी मंत्री ने कोई बिल लेके आई है, कोई विधेयक लेके आई है, तो किसी बीजेपी के ही किसी कैंडिडेट के क्षेत्र में उस विधेयक की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो वो व्यक्ति का जिम्मेदारी ये है कि उस विधेयक के विरोध में बोले, क्योंकि इससे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन वो नहीं बोलेगा, क्यों? पॉलिटिकल पार्टी वजह से। तो वो संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। तो जब आपको ध्यान रखना संसद का उल्लंघन या संसद का पतन बताना हो तो इसको बताना है कि अब संसद की जो सदस्य है वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते। फॉर एग्जाम्पल दे देना। दूसरा, संसद विचार विमर्श की संस्था है कि समस्याओं जनता की बात हो, बड़ी बड़ी जन महापंचायत है, देश की वार्तालाप की संस्था है। यहाँ सब लोग जो जितना भी जनता के रिप्रेजेंटेशन वो जाकर के वार्ता करें। लेकिन आज आप देख लो संसद में कितनी वार्ताएं होती है, मुद्दों पे वार्ता होने की बजाय लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये संसदीय मर्यादाओं का पतन हो रहा है। संसद का महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण का, तो विधि निर्माण के लिए विशेषज्ञता होनी चाहिए, अच्छे से विधि बनानी चाहिए। लेकिन आज के संसद क्या है, सभी विधि बनाने वाले चोर है आधे से ज़्यादा, जिनके अपराध के ऊपर वो आरोप लगा हुआ है। तो वो फिर विधि की प्रक्रिया में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो हमारी जो संसद का जो व्यवहारिक रूप दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं अभी देखेंगे हम आगे, फैक्ट भी देखेंगे कितने आरोप है, कितने मतलब कैसे कैसे विधि की में उनमें विशेषज्ञता है नहीं। तो संसद का महत्वपूर्ण कार्य विधि प्रक्रिया के रूप में और जवाब देगा। संसद जनता की तरफ से सरकार पे कंट्रोल रखती है, कार्यपालिका पे जनता की अपेक्षाओं की आधार पर काम करती है, जनता को जवाब देती है। संसद जितने भी सांसद जाते हैं बेचारे गांव में जाकर के जहाँ पर जाएंगे वहाँ की जनता पूछेगी हमारे लिए क्या किया, तो जनता को जवाब देना पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से संसद सच में लोकतंत्र का एक अच्छा नमूना है, एक अच्छी संस्था है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भारत में इसका उल्टा ही हो रहा है। तो अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संसद के पतन को बताइए कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में पतन हो रहा है, संसद का पतन या सांसदों का पतन। तो आपको क्या दिखाना है, ये जो कार्य है, ये जितने भी कार्य हैं इन कार्यों के विरुद्ध में बात लिखनी है कि प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्य नहीं करती बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करती। विचार विमर्श नहीं होता बल्कि संघर्ष होता है, और कई बार तो जो विपक्ष है उसको दबा दिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, कृषि कानून में विपक्ष बाहर बैठा है, संसद में पारित होकर के निकल गई कृषि कानून 3। विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो रही है फॉलो। बेचारा विपक्ष कम है, अब विपक्ष चुपचाप बैठा रहता है, हालांकि विपक्ष विरोध में बोलता है लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। ये विपक्ष के लोग भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना है हर चीज़ का, विधि के रूप में आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल याद रखना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इसके बाद हम अध्यक्ष शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो मैंने बताई थी हालांकि आपको, कि इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, ठीक है ना। शक्तियों का कर्तव्य यानी कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका नहीं होते, ठीक है ना। शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हमारा राष्ट्रपति वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यहाँ का राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है ना।
इसलिए और ध्यान रखना, संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, इसमें राष्ट्रपति दोनों चीज़ों का प्रमुख है। संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। मैंने बता दिया कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब है कि लोकसभा लोअर जो मंत्री है वो लोअर हाउस के प्रति क्या रहते हैं, जवाबदेह रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार का होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक होता है और प्रशासनिक होता है, जबकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अध्यक्ष प्रणाली है उसमें अध्यक्ष प्रणाली को ही हम राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं, इसी को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये इसमें कैबिनेट के पास होती है, इसमें व्यक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें दैनिक उत्तरदायित्व और इसमें फिक्स एक बार कार्यपालिका चुनी गई, एक बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप या जो जॉन बाइडेन है, अगर एक बार ये चुनाव जीत गया इसके बाद परमानेंट यही रहते हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब इन दोनों का अंतर है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। देखो फायदे है कि जो ये है अध्यक्ष शासन प्रणाली, इसका फ़ायदा ये है कि ये स्थायी होती है, और दूसरी है कि इसमें जो मंत्री होते हैं विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि इसमें मंत्रियों का चयन है, जरूरी नहीं को किसी सदन के सदस्य हो, इसमें मंत्रियों का चयन उन्हीं के किया जाता है जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उसको रक्षा के क्षेत्र का विशेषज्ञ रक्षा मंत्री बनाया जाता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में सबसे खराब स्थिति क्या है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई ऐसे शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं जो खुद ही अनपढ़ है, आपने देखा हो, क्योंकि वो उस पार्टी का कैंडिडेट है, इसलिए उसको शिक्षा मंत्री बना देते हैं। विधि मंत्री ऐसे बना देते हैं जो एडवोकेट की स्पेलिंग नहीं जानता, तो क्यों बनाता है विधि मंत्री, क्योंकि वो उसका अध्यक्ष है, मतलब वो उस पार्टी का, उसमें बढ़िया लोकप्रियता है पार्टी में, इसलिए उसको विधि मंत्री बना दिया। तो संसदीय शासन प्रणाली में विशेषज्ञता का अभाव होता है मंत्रियों के बीच में, जबकि अध्यक्ष शासन प्रणाली में विशेषज्ञताएं होती है, क्योंकि उन्हीं व्यक्ति को चुना जाता है जो क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तो इस तरीके से कुछ फायदे कुछ नुकसान भी है, कुछ आप भी अपने हिसाब से देखना। क्वेश्चन प्री के इसमें डायरेक्ट इसकी विशेषताओं से आते हैं, और मेंस में क्वेश्चन इसके कार्यों से संबंधित आते हैं, पतन से संबंधित पूछेंगे, तो जो इसके कार्य हैं उन्हीं का उनमें कमी बताते हुए इनका पतन बताना है। इस तरीके से ये इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी एग्ज़ाम आ चुकी है, एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पूरे कमिटेड के साथ पढ़ाई करें, और ये वीडियो मेरी आती रहेंगी, आप जो मेरे नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करें। एक एक चीज़ को देखो, कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ोगे तो आप आंसर अच्छे से दे पाओगे, चाहे वो किसी भी तरह का फैक्ट हो। आपको लगभग फैक्ट इसमें मिल ही गए, ठीक है ना, जितने भी फैक्ट है, ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा करंट का मुद्दा रहता है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। बहुत फैक्ट भी है इसमें, नोट्स में सारे फैक्ट्स फिगर लिए गए हैं आपके लिए, तो डोंट वरी, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। बस आप अपने हिसाब से भी इन नोट्सों का रिवीजन करना। मैंने आपको ये नोट्स शेयर कर दिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए यूपीएससी मिशन मसूरी के साथ। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।